जब से मेरठ वाला कांड सामने आया है, जिसमें मतलब कि पत्नी द्वारा उसके पति की इतनी दर्दनाक मतलब जान ले ली जाती है, उसके टुकड़े भी किए जाते हैं और फिर उसको सीमेंट वाले एक ड्रम में पैक भी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हरियाणा के भिवानी में रवीना, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति की जान लेने के बाद, उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसको गंदे नाले में फेंक दिया। और तो और यूपी में ही एक पत्नी मतलब अपने पति को उसकी जान लेने के बाद उसको सांप के द्वारा बार बार लगभग 10 बार डसवाया, तब जाकर उसकी जान ली। आखिर वो साबित क्या करना चाहती हैं? क्या उनके शरीर की जो ज़रूरत है उनकी आपूर्ति नहीं हो रही है या फिर कुछ और ही है? यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी है, दुखी भी है, परेशान है। और तो और कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें मतलब पत्नियों ने अपने पत्नियों को उस मेरठ वाले कांड की याद दिलाकर कहा कि कहीं ऐसा ना हो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही काम ना हो जाए। यहाँ पर जो पतियों के अंदर दहशत साफ साफ देखी गई। यहाँ पर एक ऐसा मामला भी सामने आया, एक पति ने जब उसकी पत्नी उसके ही दोस्त के साथ भाग जाती है तो वह खुशी खुशी उसके घर जाता है और अपनी पत्नी को उसके लिए यानी अपने दोस्त के लिए सौंप कर आता है और कहता है कि तू जहाँ भी जाना चाहे जा सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उसकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी और यहाँ वह पत्नी उसके दोस्त के साथ बड़े मजे से रह रही है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, लेकिन इस कहावत को क्यों कहा जाता है? इस बात के लिए मतलब आज की जो घटना है ना 100% सत्य बैठती है। और तो और मतलब आदमी क्रूर होगा, कितने ही क्रूरतम काम को कर रहा होगा, इतने दर्दनाक काम को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को यदि आप जानेंगे तो आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि भाई मतलब कि एक पत्नी, और पत्नी आम पत्नी नहीं, एक फौजन जिसका पति भारतीय सेना में काम करता है, एक सैनिक है और सैनिक की तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़िया अच्छी मिलने वाली, उसको पेंशन भी, और जो कि बिल्कुल जस्ट रिटायरमेंट लेकर अपने घर लौटा है, वह मतलब कि अपने घर से ऐसे गायब हो जाता है कि उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं मिलती। अब वह गया कहाँ पर, किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन एक दिन जब उस महिला के घर में, फौजन के घर में पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब उस आदमी की शरीर के टुकड़ों की शिनाख्त करने के बारे में बोलती है, तब जाकर उस गांव के लोगों को मालूम चलता है कि भैया यहाँ पर तो एक और दर्दनाक कांड हो गया। अब ये क्या था पूरा मामला, हम आपको एक मतलब खबर के बारे में जानकर देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का, अपनों का बढ़िया से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बलिया, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बलिया के अंतर्गत आने वाला वह सिकंदरपुर थाना क्षेत्र, जहां पर यानी कि देविंदर नाम का एक फौजी, भारतीय सेना का सैनिक, भारतीय सेना में ही कार्यरत था और जब उसने रिटायरमेंट ले ली तो वह अपने 57 साल की उम्र में अपने घर पर आ गया था। बड़े ही तसल्ली से उसकी एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे से सेटल करके बड़े ही प्यार से मकान वगैरह बना के, कोठी वगैरह बना के अपनी पत्नी के साथ बड़े ही मजे से रहता है। उसको मालूम चलता है कि उसकी जो बेटी है, जो कि कोटा राजस्थान में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है, वह उत्तर प्रदेश आने वाली है। इसीलिए उसका जो पिता है अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर के जो, अब वह अपनी बेटी को लेकर आएगा या नहीं ये तो किसी को मालूम नहीं। यहाँ पर उसकी जो बेटी, देविंदर की बेटी जो 30 नंबर की है, वह खुद अपने घर वापस लौट आती है। यानी कि अब वह बेटी पूछ रही होती है घर आकर अपनी माँ से कि उसके पिता कहाँ हैं। अब उसकी माँ कहती है कि वो तो तुझे लेने के लिए गए हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वह लड़की बार बार कहती है उसके पिता, यानी कि फोन तो करते, लेकिन ना तो उसके पिता घर पर आए, ना रेलवे स्टेशन पहुंचे, ना ही कहीं रास्ते मिले। आखिरकार उसके जो पिता है वो कहाँ गए, किसी को कोई जानकारी नहीं। वह लड़की अपनी 2 बहनों के पास, अपने भाई के पास फोन करती है, उनको बताती है कि ऐसे ऐसे उसके पिता घर से लापता हो गए हैं। यहाँ पर यानी कि अब तो वो लोग सब अपने पिता को ढूंढने की जुगत में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो है कि उनको उनका पिता मिल ही नहीं पा रहा है। बड़ी ही परेशान, दुखी होते हुए वो लोग पुलिस थाने में जाते हैं और अपने मतलब कि पति, अपने पिता की जो गुमशुदगी की रिपोर्टें लिखा कर आती है उस देविंदर की पत्नी माया देवी,
माया देवी अपने पति की गुमशुदगी होने पर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी होते हुए उसी थाना क्षेत्र में अपनी वह रिपोर्ट लिखाने के बाद वापस आती है। लेकिन दोस्तों करीब 4 दिन बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुएं के बाहर खेतों में कुछ मानव अंग पड़े हुए हैं। अब तो पुलिस जैसे वहां पहुंचती है, उन अंगों को समेटती है, उनको यानी कि फॉरेंसिक जांच के लिए लैब ले जाया जाता है। अभी तो उनकी कोई शनाख्त आई नहीं है। अभी पुलिस को एक जानकारी और मिलती है कि कुएं के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। अब पुलिस जैसे उस कुएं के पास जाती है, वहां से जब उस शव को बाहर निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि इस आदमी का सिर्फ और सिर्फ धड़ यहाँ पर मौजूद है, ना तो गर्दन है ना ही हाथ पैर है। अब तो जो पुलिस है बड़ी परेशान होती है कि आखिर यार ये हाथ पैर अलग कटे हुए मिले हैं, बाकी का धड़ अलग मिला है, चेहरा जो गर्दन है वो मिल नहीं रही है। अब इसी मामले में जो पुलिस है वो अब उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी जुटा रही होती है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई। मालूम चलता है कि यहाँ पर देवेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि एक पूर्व सैनिक थे, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है। अब पुलिस पहुंचती है उसके गांव में। वहां जाने के बाद उसकी पत्नी उनकी बेटियों को बुला कर लाती है हॉस्पिटल, और अस्पताल में जब उस धड़ की उस बॉडी की शिनाख्त कराई जाती है तो सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और सभी बताते हैं कि हाँ ये उनके जो मतलब पिता हैं, उनके पति हैं। यानी कि पूरी कहानी अब बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सी बन जाती है कि आखिरकार ये गुत्थी जो बनी है, ये जो मर्डर हुआ है, ये जो बॉडी ऐसे मिली है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस अब उस देवेंद्र के फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी जुटाती है। फ़ोन नंबर की जब लोकेशन, कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली जाती है तो उनमें से भी कोई भी चीज़ संदिग्ध नहीं मिलती है। लेकिन उस आदमी का फ़ोन मिलता है उसके घर के पास, उसकी लोकेशन उसके घर से ही आ रही थी। अब दोस्तों पुलिस जो है वह जांच में तो जुट गई है, और इस जांच को पुलिस बड़े ही आराम से, बड़ी ही गहराई से जुटाती है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति देवेंद्र की जो सबसे छोटी बेटी है, वो पुलिस को सूचना देती है कि उसके पिता कहाँ गए थे या नहीं गए थे, उसके बारे में उसकी जो माँ है उसके पास ज़रूर जानकारी होगी। यानी कि वह तो तीनों बेटियां हैं, और जो बेटा है उन सब की जो शक की सुई है अपनी माँ माया देवी के नाम पर आती है। अब जैसे ही पुलिस उस माया देवी से पूछती है तो वो माया देवी उल्टी पुलिस से पूछती है, भाई मतलब कि एक महिला ऐसी भी हो सकती है कि जो अपने पति के साथ इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दे। लेकिन पुलिस अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण खोल कर बताती है कि देखो ये मुस्कान रस्तोगी थी, पत्नी थी, अपने पति को मारकर उसके टुकड़े करने के बाद ड्रम में चिनवा दिया। वह रवीना ही थी जिसने अपने पति की हत्या करके उसको गंदे नाले में फेंकवा दिया। वो बहुत सारी हैं, एक नहीं है। इसलिए हमें तुम पर शक है, या तो आप हमारी ठीक ढंग से मदद करो, वरना हमको 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे 3rd डिग्री का नाम आता है, अचानक से वह जो महिला है वह कप कपाने लगती है, यानी कि उसकी जो घिघी बन जाती है, वह ना तो बोल पाती है। पुलिस उसके लिए 1 गिलास पानी मंगाती है और उसको थाने में बड़ी ही तसल्ली से बिठाकर पूछती है कि आखिर माया देवी आपने कौन सा माया जाल बुना जिसके अंतर्गत आपका जो पति खुद आपका ही शिकार बन गया। अब आपको ये पूरी कहानी बतानी होगी, क्योंकि साफ साफ झलक रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि तुम झूठ बोल रही हो। अब तो वह जो माया देवी फंस चुकी थी, दुखी और परेशान थी, और वह कहने लगती है कि हाँ साहब उससे बहुत बड़ी गलती हुई। दरअसल उसने अपने ही पति की इतनी दर्दनाक जान ले ली है। यहाँ पर वो अकेली नहीं है, उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 आशिक हैं। अब इस बात को जैसे ही पुलिस सुनती है, मतलब पुलिस के हाथ पैर कांप जाता है और उससे पूछती है कि भाई तेरा आशिक है कौन, उनको भी तो लेके आ। तू 50 साल में इस प्रकार के काम को अंजाम दे रही है, मतलब लोगों पर तुम गंदे आरोप लगाते हो। ये तो हमने मान लिया भाई लगा सकती हो, लेकिन तुम खुद इतनी गंदी हो सकती हो, इसके बारे में मालूम नहीं था। और 50 साल की उम्र में एक फौजन, मतलब एक फौजी की पत्नी इस प्रकार के काम को अंजाम दे रही है। 1 नहीं 2 नहीं 3 आशिक। इनमें से अब एक आशिक का नाम आता है अनिल। अनिल जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। अब सोच न जरा, एक फौजी की पत्नी किससे सेट, एक ट्रक ड्राइवर से, और वह भी उसकी उम्र के आधे से भी कम का। अब तो यहाँ पर 2 लोगों के बारे में और जानकारी मिलती है, वो भी लगभग इतनी उम्र के। मतलब कि अब आप समझिए, और यह जो काम हो रहा है ना पिछले 6 सालों से हो रहा है। और वह जो माया है अपने पति को बार बार कहती कि तुम ड्यूटी वहीं करना, अभी रिटायरमेंट मत लेना। लेकिन एक आदमी अपने परिवार को पालने के लिए, अपनी पत्नी का ठीक ढंग से ख्याल रखने के लिए
बड़े ही तसल्ली से ढंग से अपनी नौकरी किया करता है, पैसे भी कमाता है, जो ओहदा उनका बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है। सब कुछ करने के बावजूद जब उनसे लगता है भाई अब उनके पास की नौकरी करना नहीं है, तो वो बस पिछले साल ही अपनी रिटायरमेंट लेकर आए थे सितंबर के महीने में, और उसके बाद वो अपने घर में ही रह रहे हैं। यहाँ पर उनका एक बेटा भी है, 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों की वह शादी कर चुका है, तीसरी बेटी मतलब अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रही है कोटा राजस्थान में रहकर। पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं, लेकिन उस महिला को कुछ और ही चाहिए था, वह थी हवस की आग। अब उसके शारीरिक सुख की जो आपूर्ति उन लड़कों से हो रही थी जो कि मात्र 22-23 साल की उम्र के थे। अब पुलिस को जैसे जानकारी मिली, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको जब पुलिस थाने लाया जाता है और सबको आमने सामने बिठाया जाता है, फिर तो उनके सामने एक ऐसी गुत्थी सुलझ कर आती है कि वे जो महिला है माया के पूरे माया जाल का उसके पति को मालूम चल जाता है। उसको मालूम चलता है कि भाई उसकी जो पत्नी है वो अन्य लड़कों से बातचीत भी किया करते हैं और उनके साथ रंग रलियां भी मनाती है। यहाँ पर वह जो देविंदर है फौजी आदमी अपनी पत्नी से बाबा मना करता है, कहता है कि तेरी बच्चियों पर भी बच्चे हैं, उसके बावजूद तू इतनी हवस की प्यासी बनी बैठी है, आखिरकार तू चाहती क्या है। शायद इसी मामले की बातों को लेकर उन दोनों के बीच में वह झगड़ा पनप उठता है और ये बस इस झगड़े के कारण वह जो महिला है माया, वह अपने प्रेमियों के साथ पूरी प्लानिंग करती है। प्लानिंग करने के बाद यानी कि वह पहले अपने पति को एक नशीला पदार्थ खाने में मिला कर देती है। जब उस आदमी को गहरा नशा हो जाता है, उसके बाद वह अपने प्रेमियों को घर में बुलाती है। उसको पहले तो उसकी गर्दन को दबाया जाता है, उसकी जो सांस की गति है वह रुक जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शरीर के मतलब कि 6 टुकड़े किए जाते हैं, दोनों हाथ पैर धड़ और गर्दन अलग की जाती है। और दोस्तों उनको अलग अलग जगह पर ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि भाई कुछ है ही नहीं। उनके जो बचा हुआ धड़ है उसको भी एक कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। और दोस्तों अभी तक उस देविंदर फौजी की गर्दन तो मिली ही नहीं है, वो कहाँ पर उन्होंने छुपाई है उसके बारे में ना तो उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ही कोई और आगे की गुत्थी सुलझ पाई है। लेकिन एक फौजन महिला ने जिसके पास सब कुछ मौजूद था, उसके बावजूद भी उसकी जो शारीरिक जो भूख है वह नहीं मिट रही थी। उसने नए नए आशिक पाल रखे और उन आशिकों की मोहब्बत के चलते इतनी दर्दनाक काम को अंजाम दिलवा देती है, यानी कि अपने ही पति की इतनी दर्दनाक तरीके से जान ले ली जाती है। भाई आप सोच के देखना कि आप लोग जनरली दोष देते हैं समाज को, भाई समाज में फौजी फौज में होता है, मतलब पड़ोसी मौज में होता है, और पड़ोसियों का उस फौजन के साथ संबंध बन जाते हैं, या तो कुछ लोग अपने मन से बनाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो खुद अपने आप को उन लोगों के हाथों में सौंप देती हैं। क्या ये बात जायज़ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, और यदि हमारे को शब्द आपको बुरे लगे तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय सेना के सैनिक जो कि एक संत महात्मा के रूप में अपने परिवार को अपने बच्चों को त्यागने के बाद फौज की सरहद पर देश की सरहद पर टिके होते हैं, फौज की बड़ी जबरदस्त नौकरी करते हैं, हुक्म बजाते हैं। यार उन पतियों को धोखा दे रही है वो महिलाएं, उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। मतलब कि ऐसा भी होता है, वाकई में हिला देने वाली बात है, वाकई में आप लोगों को मतलब कि झकझोर कर रख देगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट बताते हैं कि भाई एक सेना में कार्य करने वाला सिपाही चाहे छोटे पद पे हो चाहे वो उच्च पद पर हो, वो एक बहुत बड़े संत महात्मा के रूप में मौजूद है और अपनी जान को देश की सेवा के लिए कुर्बान करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। और आप लोग मतलब कि समाज के सभी लोगों से मैं कहता हूँ जो ऐसी घिनौनी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग लगातार उन्हीं आदमियों को ठगने के लिए तैयार बैठे। यार हद की बात है, एक संत महात्मा को ठग रहे हो। यार तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी सिवाय दुर्गति के और कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं कहीं ना कहीं दिल पर मतलब कि चोट पहुंचती है, दर्द भी उठता है, और उन दर्द की जो शब्द हैं उनको उकेरने की हम कोशिश करते हैं। आप सब लोगों के सामने इन पूरे काम को लेकर आते हैं, पूरे प्रकरण को लेकर आते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय लेना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट करके आप इसे बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें।
अपना और परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।